अपन स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 9 दैट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। बिफोर वी स्टार्ट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पहले समझते हैं कोऑर्डिनेशन बॉन्ड क्या होती है। आपने क्लास 11th में 4 टाइप की बॉन्ड पढ़ी है। आयनिक बॉन्ड जहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, एक मेटल जो कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव है वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है, और नॉन मेटल जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, एंड दे फॉर्म कैटायन एनायन, and because of the electrostatic force of attraction they attract each other and the bond is formed. That is known as electrostatic bond या ionic bond. ये पहली टाइप की बॉन्ड थी आयनिक बॉन्ड। ये बनती किसके किसके बीच में है? मेटल एंड नॉन मेटल के बीच में, क्योंकि मेटल इलेक्ट्रो पॉजिटिव होगा, नॉन मेटल इलेक्ट्रो नेगेटिव होगा, तो दोनों के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अट्रैक्ट होंगे, बॉन्ड बनेगा। ठीक है, एंड दिस रिजल्ट्स इन आयनिक बॉन्ड। और इस टाइप के कंपाउंड को अपन आयनिक कंपाउंड या एक और नाम था इसका बॉन्ड का इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। याद है नाम? इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। क्लियर है ये वाला बॉन्ड? सेकेंड टाइप का बॉन्ड हमने पढ़ा था, मतलब यहाँ पे प्रॉपर इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर टेक्स प्लेस। ठीक है, बट जब मैं सेकेंड टाइप की बॉन्ड की बात करता हूं जो कि है कोवेलेंट, इसमें कोवेलेंट बॉन्ड, इसमें क्या होता है? ये होती है नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में, नॉन मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है, और दोनों ही इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेंगे, दोनों की क्योंकि टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन गेन करने की। मेटल्स आर द वन व्हिच लूजेस इलेक्ट्रॉन whereas नॉन मेटल्स आर द वन व्हिच गेन्स इलेक्ट्रॉन। तो दोनों ही लूज नहीं करेंगे। तो अब यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे होता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे मेटल ने प्रॉपर अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, नॉन मेटल को दे दिया, नॉन मेटल ने कंप्लीटली इसको गेन कर दिया। तो बेस्ट एग्जांपल NaCl, सोडियम के पास आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, उसने लूज करके Na पॉजिटिव बना, क्लोरीन ने उसको गेन करके Cl नेगेटिव बना, दोनों के बीच में अट्रैक्शन हुआ और कंपाउंड बन गया NaCl, एन आयनिक और इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड। क्लियर है? कोवेलेंट में नॉन मेटल के बीच में बॉन्डिंग होती है, यहाँ पे शेयरिंग होगा इलेक्ट्रॉन का, और जो कंपाउंड बनेगा उसको अपन नाम देंगे कोवेलेंट। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल Cl2, क्लोरीन और क्लोरीन के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बनी है। एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का है इस पेयर में और एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन का है इस पेयर में। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों के, दिस इज कॉल्ड एज शेयरिंग। समझ में आ रहा है? मतलब ये अपना इलेक्ट्रॉन उसको दे नहीं सकता, ये भी अपना इलेक्ट्रॉन उसको नहीं दे सकता, तो दोनों ने डील करी कि हम अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन जो तेरा है वो मेरा है, जो मेरा है वो तेरा है। ठीक है, इसको कहते हैं म्यूचुअल शेयरिंग। म्यूचुअल शेयरिंग का मतलब है कि कंट्रीब्यूशन दोनों ने किया ना, ये शेयर्ड पेयर सिर्फ इसका नहीं है, इसका भी है, और उसमें इलेक्ट्रॉन सिर्फ इसका नहीं है, इसने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन दिया। दिस इज नोन एज म्यूचुअल शेयर। समझ रहे? टिफिन नहीं लेके आए हैं, टिफिन नहीं लाए हो, सामने वाला दोस्त अच्छा है तो आयनिक बॉन्ड बन सकती है, वो अपना टिफिन आपके साथ शेयर कर दिया, बट लाया वही है टिफिन। तो एक्चुअली आप ये बोलो कि या उसने 2 टिफिन लाया है, एक आपके लेकर, इतना अच्छा दोस्त है, 2 टिफिन लाया, एक मेरे पास है, एक तू रख लिया, तो आयनिक बॉन्ड होगी। समझ रहे? हम दोनों टिफिन लेके आए हैं, ये आलू पराठा लाया है, मैं गोभी पराठा लाया, हम दोनों शेयर कर रहे हैं, दोनों खाएंगे, मैं आलू पराठा भी खाऊंगा और गोभी पराठा भी खाऊंगा। समझ रहे? वो कोवेलेंट बॉन्ड होगी। तीसरी जो बॉन्ड है ना, जो अपने चैप्टर में है मेन, वो है आपकी कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड, यहाँ पे अब टिफिन से यही लेके आ रहा है, और वो भी 2 टिफिन नहीं लाया जैसे पहले केस में था, ये एक ही टिफिन लाया है, बट शेयरिंग हम दोनों कर रहे हैं इससे। समझ रहे हैं? देने वाला एक है, शेयर दोनों कर रहे हैं। मतलब इसने मुझे पूरा दे नहीं दिया, इतना अच्छा भी नहीं है कि दे दिया कि चल मैं भूखा रह जाऊंगा तू खा ले, ऐसा नहीं। वो टिफिन के साथ वो भी खा रहा है, मैं भी खा रहा हूँ, बट टिफिन से उसने ला है। मतलब शेयर्ड पेयर किसी एक का होगा, बट शेयरिंग दोनों करेंगे, नॉट लाइक दिस म्यूचुअल शेयरिंग। यहाँ म्यूचुअल शेयरिंग नहीं होती, इसको कहते हैं अपन कोऑर्डिनेट बॉन्ड। जैसे फॉर एग्जांपल आपने सुना H3O पॉजिटिव, सुना?
H3O पॉजिटिव, इसको हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं। H3O पॉजिटिव इज हाइड्रोनियम आयन। और ये बनता कैसे है? H2O जो है ना, उसके पास ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होता है। आप जब बॉन्डिंग बनाएंगे ना H2O की, H2O अपने आप में एक कोवेलेंट कंपाउंड है। कैसे? ये रहा ऑक्सीजन, ये रहा एक हाइड्रोजन, ये दूसरा हाइड्रोजन, उसके पास टोटल आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स है। एक पेयर ये हो गया, दूसरा पेयर ये हो गया, एक एक इलेक्ट्रॉन वो इसके साथ शेयरिंग करता है हाइड्रोजन के साथ। समझ रहे हैं? हो गया अब इसका ऑक्टेट कंप्लीट। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये पूरे 8 इसके हैं, ये 2 इसका है और ये 2 इसका है। समझ रहे हैं? इस टाइप का कोवेलेंट बॉन्ड ऑलरेडी वाटर में बना हुआ है, बट इसके बाद भी 2 पेयर जो है ना वो लोन पेयर्स है। लोन पेयर्स वो पेयर होते हैं जिन्होंने बॉन्डिंग में पार्ट नहीं लिया हुआ है, और इनको हम कहते हैं बॉन्डेड पेयर्स। समझ रहे हैं? These are bonded pairs and these are lone pairs which are not taking part in the bonding. मैं क्लियर? तो ये जो लोन पेयर्स है ना, ये किसी के साथ शेयरिंग में जा सकते हैं। अब उसने देखा कि एक H पॉजिटिव घूम रहा है अकेला, ये तो बेचारा किसके पास कुछ भी नहीं है, एक इलेक्ट्रॉन लौटा था, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन होता है ना, उसने उसको भी लूज कर दिया, तो अब एक ही बचा इसके पास प्रोटॉन, कुछ भी नहीं इसके पास इलेक्ट्रॉन। मतलब अगर ये आया कि मैं कोवेलेंट बॉन्ड बनाने की बात करेगा, ये तो नहीं कर पाएगा ना कोवेलेंट बॉन्ड, क्योंकि इसके पास तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं शेयर करने के लिए। तो अब इसने देखा कि ये इसके पास कुछ भी नहीं इलेक्ट्रॉन, तो ये इतना दयालु था कि इसने बोला कि चल ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ना मेरे पास, ये मैं तेरे को दूंगा नहीं, क्योंकि अगर मैं दूंगा तो मेरे पास 8 से कम हो जाएंगे, तो चल ये 2 इलेक्ट्रॉन मेरे भी हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन तेरे भी। तो इसने बना ली इसके साथ कोवेलेंट बॉन्डिंग, सॉरी कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग। मतलब देने वाला एक है पर शेयरिंग दोनों कर। समझ रहे हैं? इसको अपन डिनोट कैसे करते हैं देखना, दिस इज 1H, ये रहा आपका एक O, ये दूसरा O, हो गया H2। अब इसके पास ये जो पेयर है ना, ये तीसरे हाइड्रोजन के साथ वो क्या कर रहा है? कोऑर्डिनेट, मतलब 2 के साथ बना रहा है कोवेलेंट, एक के साथ बना रहा है कोऑर्डिनेट। इसके बाद कोऑर्डिनेट क्यों बनाया? क्योंकि ये H पॉजिटिव था और ये दोनों हाइड्रोजन एटम थे, इनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन था, तो उन्होंने म्यूचुअल शेयरिंग कर ली, बट इसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं था, इसलिए पूरा शेयर्ड पेयर इसी का। और ऐसे एरो से शो करते हैं अपन कोऑर्डिनेट बॉन्ड को, जहां पे एरो का हेड कहां पे रहेगा? उस एटम के पास जिसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, और वो आपका किसी और का शेयर्ड पेयर को शेयर कर रहा है। समझ रहे हैं? इसी का एक एग्जांपल और है, NH4 1 पॉजिटिव, दिस इज नोन एज अमोनियम आयन। अमोनिया तो अपने आप में स्टेबल था ना, उसको जरूरत नहीं थी, जैसे वाटर भी अपने आप में स्टेबल था, वो जरूरत नहीं थी उसको ये करने की, बट क्योंकि ये थोड़ा अच्छा है तो इसने कर लिया, इसकी हेल्प कर दी, अब वो भी स्टेबल हो गया, और ये ओवरऑल H3O पॉजिटिव आपका आयन बन गया, जिसको अपन हाइड्रोनियम आयन बोलेंगे। ठीक है? अब सेम चीज अमोनिया भी करेगा हाइड्रोजन आयन के साथ। कैसा होगा देखो, अगेन अमोनिया की क्या बनती है? 3 कोवेलेंट बॉन्ड विद हाइड्रोजन, NH3 होता है अमोनिया। टोटल नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन है आखिरी वाले शेल में, जिसके साथ, जिसमें से 3 के साथ उसने कोवेलेंट बॉन्ड बना ली, 3 हाइड्रोजन आए थे, तीनों हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन था, इसने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया, तो 3 कोवेलेंट बॉन्ड बन गई। यहां तक क्लियर है? एक लोन पेयर है इसके पास, 8 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है आपको, 2 2 4 2 6 और 2 8, एक बॉन्ड मतलब एक पेयर इलेक्ट्रॉन ना, यानी 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 4 6 8, तो नाइट्रोजन के पास अपना ऑक्टेट कंप्लीट है, उसको जरूरत नहीं है बॉन्डिंग करने की। पर फिर अगर इसने देखा कि एक H पॉजिटिव आया है, तो इसके साथ ये क्या बना लेगा? कोऑर्डिनेट, तो ये बन गया आपका अमोनियम। क्लियर? तो ये 2 एग्जांपल है आपके कोऑर्डिनेट बॉन्ड के। तो बेसिकली कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स क्या होते हैं? दे आर द कंपाउंड्स जिसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड होती है, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड अकेले नहीं बनती है, इसके पहले कोवेलेंट बॉन्ड पहले से होती है। समझ रहे हैं? जो कंपाउंड ऑलरेडी कोवेलेंट बॉन्ड बनाए हुए हैं ना, वही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। समझ रहे हैं? और जनरली ये काम ना आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स करते हैं।
व्हाट आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स? सुने कभी ट्रांजिशन एलिमेंट्स? ना पीरियोडिक टेबल याद है? पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 1 से लेके ग्रुप 18 तक है ना, एस ब्लॉक, टी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, याद है? तो जो आपका पूरा डी ब्लॉक है ना, उससे अपन ट्रांजिशन सीरीज कहते हैं। जैसे ये आपका हो गया ग्रुप नंबर 1, ठीक है, दिस इज ग्रुप नंबर 2। पहले ग्रुप में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दो एलिमेंट है ना पहले पीरियड में, सब हाइड्रोजन एंड, या आपके जो ग्रुप होगा ना 18, उसमें हीलियम होगा टॉप में यहाँ पे, समझ रहे? पहले पीरियड में 2 एलिमेंट, दूसरे पीरियड में 8 एलिमेंट होते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम लिथियम, बेरिलियम, फिर बीच का गैप रहता है, फिर यहाँ पे आपके 6 एलिमेंट रहते हैं, 1 2 3 4 5, स्टार्टिंग फ्रॉम बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन एंड, अरे यार, इसके बाद अगले वाले में भी आपके 8 ही एलिमेंट हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गन, हो गए 8। उसके बाद आपका 4th पीरियड में ना आपका ये वाला पार्ट चालू होता है। पहले पीरियड में हो गए 2, दूसरे तीसरे में हो गए 8, चौथे में है 18 एलिमेंट, तो 18 में 2 इधर और 6 तो इधर रहेंगे, 8 हो गए, बीच में रहेंगे 10 एलिमेंट्स, 1 2, जिसका तो अपन नाम जानते हैं ना, आर्गन के बाद आपका पोटेशियम और कैल्शियम आता है। एटलीस्ट 20 तक तो अपन 10th में ही पढ़ते हैं ना कि याद होना चाहिए, फर्स्ट 20, अब कम से कम 30 तक याद रहना चाहिए पूरा, सारे एलिमेंट्स, चारों पीरियड, आखिरी वाला चलेगा, वैसे जरूरत नहीं है, ठीक है, सिर्फ फर्स्ट पीरियड की जरूरत है, मतलब फर्स्ट इसकी 4th पीरियड की जरूरत है, ठीक है। चलो, तो आर्गन के बाद पोटेशियम, कैल्शियम, यहाँ पे आपके 10 एलिमेंट होंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम स्कैंडियम टिल जिंक, ठीक है, फिर आपके यहाँ पे 6 एलिमेंट और हो गए, टोटल 18, यहाँ 2 8 8 18। सेम चीज आपके 5th पीरियड के साथ भी होगी, सेम चीज 6th के साथ भी होगी, थोड़ा सा चेंज है 6th में, और सेम चीज 7th के साथ भी होगी, 7th में भी थोड़ा सा चेंज है। वो चेंज कहाँ आता है? यहाँ पे और यहाँ पे, लैंथेनम में और एक्टिनियम, समझ रहे? मतलब ये जो आप बॉक्स देख पा रहे हो ना, ये वाला पूरा बॉक्स, दिस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये जो बॉक्स देख पा रहे हैं ना, इसी को कहते हैं अपन डी ब्लॉक। ये 2 कहलाता है एस, ये 6 कहलाता है टी, एस पी डी, और एफ नीचे है 2, लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स। इसके जैसे 14 और एलिमेंट थे जिनको लैंथेनॉइड्स बोला गया और उनको नीचे रख दिए, और वैसे ही इसके जैसे 14 और थे जिसको एक्टिनॉइड्स बोला गया और वो उनके नीचे, तो 14 14 2 रो और बनेंगे नीचे, बट वो अलग पड़ेंगे, मतलब वो इनके साथ जुड़े नहीं। तो एक ड्रॉबैक है आज के मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का भी कि उनको अलग क्यों रखते, वो है तो इनके जैसे ही ना, तो व्हाई वी आर नॉट प्लेसिंग देम हियर। उससे क्या होगा ना, एक तो आपका पूरा पीरियोडिक टेबल डिस्टॉर्ट हो जाएगा, अभी अच्छा दिख रहा है टेबल, डिस्टॉर्ट होगा मतलब ये लंबा हो जाएगा रो, ये आपका पीरियड लंबा हो जाएगा, ये वाले ग्रुप लंबे हो जाएंगे, तो आपका पूरा टेबल जो है ना वो डिस्टॉर्ट हो जाएगा, इसलिए उनको अलग से रखती है, समझ रहे? तो ये जो आपके एलिमेंट्स है डी ब्लॉक को ही हम ट्रांजिशन सीरीज बोलते हैं, ट्रांजिशन सीरीज, ठीक है। थोड़ा सा मैं आप लोग को कॉन्फ़िगरेशन ही बताता हूं। अगर मैं आर्गन का कॉन्फ़िगरेशन बताऊं तो आर्गन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ये होता है आर्गन का कॉन्फ़िगरेशन। काउंट करके देखो 18 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, 2 2 4 और 6 10 10 और 2 12 और 6 18। ये कॉन्फ़िगरेशन समझ में आ रहा है सबको? हाँ, तो यहां तक का कॉन्फ़िगरेशन में आपको कहीं पे भी डी ब्लॉक नहीं दिखेगा, डी ऑर्बिटल आपको कहीं नहीं दिख रहा है ना, क्योंकि आपके 2 के पास डी नहीं होता और 1 के पास भी डी नहीं होता।
हम जब बात करते हैं ना कि फर्स्ट पीरियड के पास जब n की वैल्यू 1 है तो उसके पास सिर्फ एक ही सबशेल होता है 1s नाम का। जब मैं बात करता हूं n इज इक्वल टू 2 तो उसके पास दो सबशेल होते हैं 2s और 2p नाम के। और जब मैं बात करता हूं थर्ड पीरियड की तो उसके पास तीन सबशेल होते हैं 3s 3p और 3d नाम के। और 4 के पास 4 सबशेल्स होते हैं 4s 4p 4d एंड 4f नाम के। 5 के पास 5s 5p 5d 5f आगे के काम नहीं आते, भले और होंगे बट काम नहीं आते, मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन फिल करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं हमारे पास और, समझ रहे हैं ना। तो एक्चुअली में डी सीरीज आपकी 3 से चालू होती है, इसलिए 1 और 2 में कभी भी डी नहीं होगा। 1 के पास सिर्फ एस है, 2 के पास एस और पी है, 3 के पास एस है पी है और डी भी है। पर वो डी भराएगा कब? फोर्थ पीरियड में। कहां भराएगा? फोर्थ पीरियड में। वो भी कहां से? स्कैंडियम से लेके जिंक तक, D1 से लेके D10 तक ऐसा भराएगा। इसलिए इनको हम क्या कहते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट्स। समझ में आ रहा है व्हाई दे आर नोन एज डी ब्लॉक एलिमेंट्स? क्योंकि इनमें डी ऑर्बिटल का फिलिंग होता है। डी ऑर्बिटल समझ रहे हैं? जब मैं बोलता हूं कि डी सबशेल तो डी सबशेल के पास 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। 3d ये आपका 3d का 5 ऑर्बिटल है। इसके नाम क्या क्या होते हैं याद है? एक dxy होता है, एक dyz होता है, एक dzx होता है, एक dx² माइनस y² और एक dz²। ऐसे 5 ऑर्बिटल्स, सबका अलग अलग शेप है, एनर्जी सबकी सेम है। Degenerate orbitals. The orbitals which have got same energy are called degenerate orbitals. First one. The orbitals which have got same energy are called degenerate orbitals. समझ रहे हैं ना? है ना? तो D के पास 5 ऑर्बिटल हो गए, राइट? तो ये 5 ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन बैठ सकते हैं? 10। तो वो 10 इलेक्ट्रॉन यहां बैठेंगे। 3d1 3d2 3d3 3d4 3d5 3d6 3d7 3d8 3d9 3d10। समझ रहे हैं? ऐसे करके आपके पूरे के पूरे 5 ऑर्बिटल का फिलिंग होगा फोर्थ पीरियड में। 3d फोर्थ पीरियड में भर आता है, 4d फिफ्थ पीरियड में भर आएगा, 5d सिक्स्थ पीरियड में भर आएगा और 6d सेवेंथ पीरियड। ऐसा चलता है डी ऑर्बिटल का फिलिंग। आप लोग 11th में पढ़े हो। ये बताने का मेरा मेन मोटो ये था कि आप लोगों को बताना चाह रहा था कि कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स डी ब्लॉक वाले या ट्रांजिशन एलिमेंट्स अच्छे से बना पाते हैं। उनका कारण है कि उनके पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स है। क्या है उनके पास? एम्प्टी डी ऑर्बिटल। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं स्कैंडियम की बात करूं, स्कैंडियम का कॉन्फ़िगरेशन देखो क्या होता है। स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर है 21, कैल्शियम के बाद है 21। इसका कॉन्फ़िगरेशन देखो क्या होगा। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1। समझ रहे हैं? अब अगर मैं इसका 3d1 का ऑर्बिटल डायग्राम बनाऊं तो 4s2 तो ये हो गया आपका 4s2, ऐसे बनाते थे। 3d1 को कैसे बनाऊंगा मैं? आपको दिख रहा है 4 ऑर्बिटल खाली पड़ी है। 4 ऑर्बिटल क्या है? खाली है। इसमें ना वो किसी से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है। याद करिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या था? इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला आएगा, इसने इलेक्ट्रॉन बस एक्सेप्ट करना है। बीच में शेयरिंग होगी बट इसके पास जगह तो होनी चाहिए ना इलेक्ट्रॉन लेने के लिए। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? मतलब आप बोलो कि सर सोडियम क्यों नहीं कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा? क्योंकि सोडियम के पास खाली ऑर्बिटल है ही नहीं। अगर रूम अवेलेबल नहीं है तो कोई कैसे अकोमोडेट करेगा? बट वही अगर मैं बात करूं आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स की ना, तो इनके पास एम्प्टी ऑर्बिटल्स होते हैं जिनमें वो किसी नेगेटिवली चार्ज्ड मॉलिक्यूल से, आयन से, सॉरी नेगेटिवली चार्ज्ड आयन से या फिर न्यूट्रल मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकते हैं। समझ रहे मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? हाँ,
पहले हमने बात की कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मतलब होता है एक ऐसा बॉन्ड जिसमें डोनेट कोई एक करेगा, शेयर दोनों करेंगे। जैसे यहाँ पे नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है बट शेयर दोनों कर रहे हैं, ऑक्सीजन डोनेट कर रहा है पर शेयर दोनों करेंगे। बट इसके पास भी खाली ऑर्बिटल होना चाहिए और इसके पास तो एक ही ऑर्बिटल है, वो खाली पड़ा है 1s। 1s 1 था उसके पास, उसने लूज किया, अब उसके पास 1s ऑर्बिटल खाली है, तो वो ये इलेक्ट्रॉन को एकोमोडेट कर सकता है, एक पेयर को एकोमोडेट कर सकता है। इसलिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड आपके जनरली वो बनाएंगे जिनके पास कुछ एम्प्टी ऑर्बिटल्स हैं, खाली ऑर्बिटल्स हैं, तब तो वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर पाएंगे। अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के लिए जगह ही नहीं है तो इलेक्ट्रॉन को कहां बैठाएंगे? वेरी गुड, आई एम सेइंग, समझ रहे हैं? तो यहाँ पे स्कैंडियम इन 4 जगहों पे 8 इलेक्ट्रॉन को बैठा सकता है आराम से। ऐसी बात के एलिमेंट भी देखोगे, स्कैंडियम के बाद आपका आगे जाके 24 नंबर पे क्रोमियम आएगा, है ना, फिर बीच में आपका निकल आएगा। तो ये इन सबके पास एम्प्टी ऑर्बिटल्स हैं जिनमें वो इलेक्ट्रॉन पेयर और ले सकते हैं, और उसी को अपन कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो हेडिंग डाल दो चैप्टर का। कोऑर्डिनेट कंपाउंड का डेफिनेशन लिखते हैं पहले। हाँ, डेफिनेशन लिखना, हेडिंग डाल दिए ना, चैप्टर 9 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। लिखो नीचे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आर द कंपाउंड्स इन विच coordination compounds are the compounds in which coordination compounds are the compounds in which the central atom in which the central metal atom लिखना, in which the central metal atom in which the central metal atom is linked to a number of ions or neutral molecules, number of ions, जनरली ये आयंस नेगेटिवली चार्ज होते हैं, मैंने यहाँ लिखा है ना, नेगेटिवली चार्ज आयन या न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। ठीक है, वाटर भी तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल था, अमोनिया भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल था, राइट? अमोनिया के ऊपर चार्ज थोड़ी ना होता कोई, वाटर के मॉलिक्यूल के ऊपर भी कोई चार्ज नहीं होता, दोनों न्यूट्रल थे, तब भी वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए कि नहीं, है ना? तो ये इस टाइप के मॉलिक्यूल्स ही आपके सेंट्रल मेटल एटम को इलेक्ट्रॉन पेयर देंगे। वो सेंट्रल मेटल एटम कहां से आएगा? ट्रांजिशन सीरीज से। ट्रांजिशन सीरीज कंसिस्ट ऑफ ऑल द मेटल्स। आपके पीरियोडिक टेबल के इस पार्ट में ना पूरे मेटल्स ही है, समझ रहे हैं? यहां से लेके यहां तक पूरे मेटल है, फिर यहां से जिगजैग में मेटलॉइड्स है, और यहां उसके बाद नॉन मेटल्स है। ऐसे ही होता है, प्लीज ऐसे ही है ना, आपके जितने भी एलिमेंट्स है, यहां से लेके यहां तक मेटल्स, बीच में जिगजैग वाले आपके मेटलॉइड्स होते हैं, और जिगजैग के उस तरफ वाले सारे नॉन मेटल्स, राइट? तो यही वो ट्रांजिशन मेटल्स हैं जो आपके सेंट्रल एटम्स होंगे। ठीक है ना, सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है, तो क्या लिखे? कहां से ओके, linked to a number of ions or neutral molecules by coordinate bond, by coordinate bond, by coordinate bond, by coordinate bond. That is by donation of lone pairs, that is by donation of lone pairs, that is by donation of lone pairs of electrons, lone pair of electrons by these ions or neutral molecules, by these ions or neutral molecules, by these ions or neutral molecules to the central metal atom, to the central metal atom, to the central metal atom.
ठीक है, एक बार रीड करना पूरा डेफिनेशन क्या है। हाँ? हाँ, एक्चुअली अपन सिर्फ बॉन्ड के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट कंपाउंड्स। हम ये देखेंगे कि उन कंपाउंड्स का ज्योमेट्री कैसा है, उसमें भी आइसोमर्स पढ़ेंगे। जैसे अपन ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी ना, वैसे कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री अलग ब्रांच है। जस्ट लाइक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री अलग ब्रांच है। यहाँ का अलग नॉमेनक्लेचर होगा कंपाउंड्स को के नाम देने का, ठीक है, इसलिए अपन इसको अलग पढ़े। इसलिए तो अल्टीमेटली कंपाउंड्स के बारे में ही पढ़ना है, वी आर नॉट लर्निंग अबाउट बॉन्ड, वी आर लर्निंग अबाउट कंपाउंड्स। हाँ, उनमें बॉन्ड कोऑर्डिनेट है, इसलिए अपन सबसे पहले पढ़े कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होती है। ठीक है, एग्जांपल लिखना है NiCO4 और ऐसा स्क्वायर ब्रैकेट लगाना। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स या एक और नाम कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स को हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी बोलते हैं। इनको हम ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, ठीक है, इसको अपन कॉम्प्लेक्स एंटाइटी बोलते हैं या कोऑर्डिनेशन एंटाइटी। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स का एक और नाम क्या है? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। नीचे लाइन में लिखना, दे आर आल्सो नोन एज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, दे आर आल्सो नोन एज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। यहाँ पे आपका जो निकल है ना, ये है सेंट्रल एटम। निकल इज अ सेंट्रल मेटल एटम। ये आपका यही फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का ही पार्ट है। 28 इसका एटॉमिक नंबर है। इसके बाद आपका कॉपर आता है और लास्ट में जिंक। जो आप पहले टेबल बनाइए ना, इस टेबल के अकॉर्डिंग ये अगर आपका जिंक है, यहाँ पे कॉपर रहता है, यहाँ निकल रहता है। एटॉमिक नंबर 28। पहले 10 का याद रख लो, 21 से लेके 30 तक सेम, ठीक है। तो यहाँ पे निकल आपका सेंट्रल एटम है और सीओ जो है वो एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, जस्ट लाइक वाटर, अमोनिया। सीओ भी क्या है? एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल। कार्बन मोनोऑक्साइड बोलते हैं ना अपन इसको, है ना। यहाँ पे इसका नाम कार्बोनिल बोलते हैं। इस कंपाउंड का नाम है निकल टेट्रा कार्बोनिल या टेट्रा कार्बोनिल निकल बोलते हैं एक्चुअली, ठीक है। जहाँ पे कॉम्प्लेक्स एंटाइटी के अंदर निकल आपका सेंट्रल एटम है और ये आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग मॉलिक्यूल है, जिसे हम लाइगेंड कहते हैं। लाइगेंड, लाइगेंड आपके आयंस या मॉलिक्यूल्स होते हैं जो सेंट्रल एटम को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगे। और हमारा डेफिनेशन लाइगेंड्स का, हाँ, न्यूट्रल मॉलिक्यूल होंगे तो उनके पास लोन पेयर होगा, और नेगेटिवली चार्ज होंगे तो भी उनके पास कुछ ना कुछ लोन पेयर होंगे। जैसे Cl नेगेटिव, क्लोराइड होता है Cl नेगेटिव, एक नेगेटिवली चार्ज आयन है, इसके पास ऐसे लोन पेयर्स भी, मतलब ये भी इलेक्ट्रॉन पेयर सेंट्रल एटम को डोनेट कर सकता है। समझ रहे हैं? नीचे एक लाइन और लिखना, if the species formed by if the species formed by if the species formed by linking of a number of ions or molecules, if the species formed by linking of a number of ions or molecules by coordinate bonds to the central atom, to the central atom, to the central atom, carries positive or negative charge, carries positive or negative charge, comma, it is called a complex ion. 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 तो इसका क्या मतलब हुआ?
इसको समझना क्या लिखा हुआ है ना, FeCN6, CN का मतलब साइनाइड होता है, अपन अभी पढ़े थे ना, KCl पोटेशियम साइनाइड, इसी से अपन साइनाइड, साइनाइड एक तरह का न्यूक्लियोफाइल है एंड न्यूक्लियोफाइल्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड। समझ में आ रहा है? अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका आयरन जो है वो Fe2 पॉजिटिव स्टेट में था, साइनाइड 6 तरफ से आए, इधर से आएगा एक साइनाइड, इधर से आएगा एक साइनाइड, एक इधर से आया, एक इधर से आया, एक ऊपर से आया, एक नीचे से आया, और 6 साइनाइड ने आके इलेक्ट्रॉन पेयर सेंट्रल एटम को दे दिए, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे, राइट। तो ओवरऑल साइनाइड भी आपका किस टाइप का आयन है, 1 नेगेटिव। आप अगर ओवरऑल चार्ज देखेंगे ना आपके पूरे कॉम्प्लेक्स एंटाइटी का, तो क्या होगा, +2 खुद इसका है, और CN कितने आ रहे हैं, 6 आ रहे हैं, मतलब कि -6, हर का -1 है ना, ऐसे 6 आ रहे हैं, तो 6 इंटू -1 कितना हो जाएगा, -6 होगा टोटल चार्ज ऑफ साइनाइड आयंस, और Fe का +2 है, तो ओवरऑल चार्ज कितना हो गया, -4 होगा। तो इस टाइप के एंटाइटी को कॉम्प्लेक्स आयंस बोलते हैं, समझ रहे हैं? इसके पहले जो NiCO4 लिखे थे ना, वो न्यूट्रल था, तो कॉम्प्लेक्स कैन बी न्यूट्रल, कॉम्प्लेक्स कैन बी एनायन, ये एनायन है, एंड कॉम्प्लेक्स कैन बी कैटायन, कॉम्प्लेक्स कैन बी कैटायन। ठीक है, तो एक एग्जांपल लिख लो पहले ये वाला, FeCN6 का -4, ठीक है। एक और एक पॉजिटिव वाला भी लिख लो, CuNH3 का 4+2। अब ये कैसे बना होगा देखो, कॉपर रहा होगा +2, कॉपर +1+2 रहता है ना, क्यूप्रस क्यूप्रिक, और अमोनिया तो न्यूट्रल है, साइनाइड -1 था ना, बट अमोनिया न्यूट्रल मॉलिक्यूल होता है, इसका कोई चार्ज नहीं है, तो ओवरऑल इसका चार्ज 0 और इसका चार्ज +2, समझ रहे? तो ओवरऑल कॉम्प्लेक्स एंटाइटी का चार्ज कितना हो जाएगा, उसको अपन ऊपर भी, समझ रहे हैं? पक्का? ये भी लिख लो एग्जांपल, ये कैटायनिक आयन है, ये आपका एनायनिक आयन, और जो सबसे पहले लिखे हैं Ni वाला, वो न्यूट्रल वाला है। ठीक है, तो 3 टाइप के कॉम्प्लेक्स एंटाइटीज हो सकते हैं, कैटायनिक, एनायनिक, न्यूट्रल। आप लोग डबल सॉल्ट सुनो, क्या होता है डबल सॉल्ट? टेंथ में टॉपिक था ना, सॉल्ट, एसिड बेस सॉल्ट को पढ़े थे ना चैप्टर, तो उसमें सॉल्ट था, तो सॉल्ट के अलग अलग टाइप होते हैं, नॉर्मल सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट। डबल सॉल्ट का मतलब क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल KCl एक सॉल्ट है, क्या नाम है इसका, पोटेशियम क्लोराइड, जैसे सोडियम क्लोराइड होता है वैसे ही पोटेशियम क्लोराइड। MgCl2 भी एक सॉल्ट है, राइट, मैग्नीशियम क्लोराइड। आप इन दोनों सॉल्ट को इक्वल क्वांटिटी में लो, पानी में घोलो, दोनों को एक साथ घोल दिए, अब मिक्स हो गए दोनों के मॉलिक्यूल्स, अब उस पानी का क्रिस्टलाइजेशन करवा दो, तो अब जो सॉल्ट आपको मिलेगा ना, उससे अपन डबल सॉल्ट कहेंगे, और उसको अपन लिखेंगे कैसे, KCl डॉट MgCl2 डॉट सम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। उन्हें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, कॉपर सल्फेट का पता है ना, कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O होता है, कॉपर सल्फेट ब्लू विट्रियॉल होता है ना, CuSO4 डॉट 5H2। व्हाट इज दिस 5H2O? जब आपने कॉपर सल्फेट का क्रिस्टलाइजेशन करवाया, तो हर एक मॉलिक्यूल में 5 वाटर के मॉलिक्यूल अटैच्ड, those 5 water molecules are known as water of crystallization, क्योंकि वो क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस के बाद बने, दैट इज व्हाई दे आर नोन एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। और इसी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के कारण कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है, वी कॉल इट एज ब्लू विट्रियोल। इसको क्या बोला जाता है, ब्लू विट्रियोल। आप इसको थोड़ा सा हीट कर दो, ये 5 मॉलिक्यूल उड़ जाएंगे, ये हो जाएगा व्हाइट कलर का, बिकॉज दैट ब्लू कलर इज बिकॉज ऑफ दिस वाटर मॉलिक्यूल। जैसे ये वाटर मॉलिक्यूल इवेपोरेट हो जाएंगे या हीट अप होके वेपराइज हो जाएंगे, तो ये भी ब्लू कलर से व्हाइट कलर में हो जाएगा।
फिर से पानी मिला दो, फिर ब्लू कलर का हो जाएगा। तो कॉपर सल्फेट एज अ पाउडर खरीदने जाओगे ना तो व्हाइट कलर का मिलेगा, बट व्हेन यू डिसॉल्व दैट इन वाटर इट बिकम्स ब्लू, क्योंकि कॉपर सल्फेट की प्रॉपर्टी व्हेन इट कम्स इन कांटेक्ट विद वाटर इट टर्न्स ब्लू इन कलर। कॉपर सल्फेट ब्लू विट्रियोल। क्लियर है? इसको अपन टेस्ट करते हैं कॉपर सल्फेट को चेक करने के लिए कि वेदर दैट पर्टिकुलर लिक्विड इज वाटर और नॉट। कलरलेस लिक्विड तो बहुत सारी होती है ना, नेचर में बहुत सारी लिक्विड कलरलेस है, और वो पानी है कि नहीं उसको चेक करने के लिए अपन उस लिक्विड को कॉपर सल्फेट में मिला दो। अगर कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का हो गया मतलब वो पानी पी सकते हैं। ओके, तो इसको कहते हैं डबल सॉल्ट। तो उसके अंदर कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स रहेंगे जिसको अपन वाटर ऑफ क्रिस्टल डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डबल सॉल्ट। तो डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में क्या डिफरेंस है मैं ये बताना चाह रहा हूँ। एक्चुअली कॉम्प्लेक्स सॉल्ट क्या होता है, अभी आपने एक दो आयन देखे ना, ये वाला देखा अपन ने Fe6 4 नेगेटिव, ये ऐसा था पीछे आयन। ये अभी कंपाउंड नहीं है, ये तो आयन है ना। जैसे K पॉजिटिव एक आयन था, कंपाउंड ये है KCl, ये तो आयन है। वैसे ही ये कॉम्प्लेक्स आयन है। आप लोग समझ रहे हैं? आज तक आप लोग जो कंपाउंड पढ़ते हुए आए थे ना वो सिंपल कंपाउंड्स थे, फॉर्म बाय आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, लाइक KCl, MgCl2, दीज वर सिंपल मॉलिक्यूल्स। बट अब जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले ना दे आर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स। सिंपल का ऑपोजिट कॉम्प्लेक्स होता है ना, इसलिए अपन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें एक से ज्यादा कैटायन या एनायन होते हैं। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? मतलब FeCl6 में ऑलरेडी Fe2 प्लस था, Cl-1 है, बट इसके बावजूद भी ओवरऑल चार्ज 4 नेगेटिव है। अब ये मान लो अगर पोटेशियम के साथ कंबाइन करें, कर सकता है क्रिस क्रॉस कराते हैं ना अपन, ये पॉजिटिव का Cl नेगेटिव के क्रिस क्रॉस कैसे कराते हो? दोनों 1-1 है, इसमें फॉर्मूला KCl बना, ऐसे बनाते थे फॉर्मूला क्लास 9th में कि अगर K पॉजिटिव है और SO4 2 नेगेटिव है तो फॉर्मूला बनता था K2SO4। याद है ये चीज? बस यही चीज ना हम यहां भी करेंगे। दिस इज माय कॉम्प्लेक्स एंटाइटी, दिस इज अ सिंपल आयन। ये कैटायन है तो ये आयन होना चाहिए। कंपाउंड तो तभी बनेगा ना जब एक एनायन एक कैटायन के साथ कंबाइन करेगा। कैटायन एनायन, कैटायन एनायन। अब ये आपका जो कॉम्प्लेक्स स्पीशीज है ये एनायन है, तो इट नीड्स अ कैटायन। तो कैटायन ये आ गया K पॉजिटिव। अब इनके बीच में भी क्रिस क्रॉस होगा जैसे पहले होगा सिंपल वाले में। तो उसका कंपाउंड का फॉर्मूला क्या बनेगा? K4, ये 4 इधर आएगा और K का 1 इधर जाएगा। 1 होता तो अपन 1 लिखते नहीं है ना, तो क्या हो जाएगा आपका फॉर्मूला? K4FeCN। समझ रहे हो क्या? दिस इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेट कंपाउंड। दिस इज अ कॉम्प्लेक्स एंटाइटी, कॉम्प्लेक्स आयन। बट जब वो एक, इसको कहते हैं काउंटर आयन। यहां पे अपन कैटायन आयन बोलते थे ना, इसको अपन कैटायन बोलते थे, ये एनायन, ये कैटायन, ये एनायन। बट कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में हम इसे कहते हैं कॉम्प्लेक्स एंटाइटी और दूसरे वाले को कहते हैं काउंटर आयन। काउंटर मतलब समझते हैं? वो काउंटर नहीं जिसके पीछे खड़े होते हैं वाला काउंटर। काउंटर मतलब एंटी वाला। एंटी मतलब ऑपोजिट। एंटी मतलब ऑपोजिट होता है ना, एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं। क्लॉकवाइज के बाद एंटी क्लॉकवाइज का मतलब तो उसका ऑपोजिट होता है ना। तो एंटी वर्ड का मतलब क्या होता है? ऑपोजिट। तो काउंटर मतलब एंटी। समझ रहे हो? दोनों। तो ये अगर नेगेटिव है तो काउंटर आयन पॉजिटिव होगा। और अभी अपन पीछे एक वो भी लिए थे ना नेगेटिव वाला, सॉरी पॉजिटिव वाला क्या लिए थे? CuNH3 का 4 2+। अब आपका कॉम्प्लेक्स एंटाइटी पॉजिटिव है तो काउंटर आयन नेगेटिव होगा। जैसे फॉर एग्जांपल SO4 2 नेगेटिव। समझ रहे? अब इनका कंपाउंड बनेगा तो 2 कैंसिल हो जाएगा। व्हाट विल बी द कंपाउंड? CuNH3 का 4 SO4। SO4 कॉम्प्लेक्स एंटाइटी के बाहर रहेगा, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बस कॉम्प्लेक्स एंटाइटी ही रहता है। तो यार कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज मेड अप ऑफ 2 यूनिट्स। वन इज कॉम्प्लेक्स एंटाइटी या कोऑर्डिनेशन एंटाइटी एंड द अदर वन इज काउंटर आयन, जिसका सेम उसी मेथड से क्रिस क्रॉस होगा जैसा हम सिंपल कंपाउंड बनाने के लिए करते थे। ये कंपाउंड समझ में आ रहा है सबको? हाँ, ये कंपाउंड भी SO4 बनाएगा, बस ये 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव हट जाएगा। तो कंपाउंड विल बी CuNH3 4SO4। अब इसका नाम क्या होगा? इसका अलग नॉमेनक्लेचर है। इसलिए तो अपन बोल रहे थे कि जो भी कैटायन है उसका नाम एज इट इज रहेगा। पोटेशियम
एटम के नाम पे भी पोटेशियम था, के पॉजिटिव को भी अपन पोटेशियम ही बोलते हैं, बट इसका नाम में आइड लग जाता है। ऐसे Cl का नाम क्या है? क्लोरीन, और जब वो -1 होता है तो क्या बोलते हैं अपन उसको? क्लोराइड। तो नाम क्या हो गया कंपाउंड का? पोटेशियम क्लोराइड। तो दिस वाज द नॉमेनक्लेचर ऑफ सिंपल कंपाउंड्स, पोटेशियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, बट इनके नाम का अलग थोड़ा सा रूल्स है, नॉमेनक्लेचर है, तो अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे नॉमेनक्लेचर। पर आज अपन बेसिक समझ रहे हैं कि आपका कॉम्प्लेक्स एंटाइटी के अंदर या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में क्या क्या चीजें होती है। तो वन इज कॉम्प्लेक्स एंटाइटी, अनदर इज काउंटर आयन। कॉम्प्लेक्स एंटाइटी कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव, कैन बी न्यूट्रल, तीनों के एग्जांपल अपन लिखे एक एक, और काउंटर आयन उसका ऑपोजिट चार्ज वाला होगा, जिसमें क्रिस क्रॉस करके हम फाइनल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाएंगे। क्लियर है? और ओवरऑल चार्ज निकालना भी हमने सीख लिया ना। आपके ओवरऑल कॉम्प्लेक्स एंटाइटी का चार्ज क्या होगा? सम ऑफ द चार्जेस ऑफ ऑल द थिंग्स व्हिच आर प्रेजेंट इनसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट। जैसे अपन ने यहाँ पे -4 कैसे निकाला? Fe का +2, Cn का -1, ऐसे 6 थे ना, इसलिए -6 किए, तो ओवरऑल चार्ज कितना आया? ये भी चीज समझना। आप लोग ऑक्सीडेशन नंबर अगर पढ़े होगे ना, रेडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर सुना है कभी? यहाँ पर निकालना बताऊंगा मैं आपको कि अंदर सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे। यहाँ तक क्लियर है? चलो, तो अच्छा, मैं बात क्या करना चालू किए थे अपन, डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बीच में डिफरेंस क्या है। डबल सॉल्ट तो समझ गया, डबल सॉल्ट मैंने ये बताया था, दिस इज अ डबल सॉल्ट। आप इसको फिर से पानी में मिला दो, ये अपने सारे कैटायन एनायन में कन्वर्ट हो जाएगा वापस। किसी भी सॉल्ट की प्रॉपर्टी होती है कि जब वो पानी के अंदर जाता है ना, वो अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाता है। जैसे NaCl जब पानी के अंदर जाएगा तो क्या करेगा? Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव। KCl जब पानी के अंदर जाएगा तो K पॉजिटिव, Cl नेगेटिव। Na2SO4 जब जाएगा तो Na पॉजिटिव एंड SO4 नेगेटिव। ये चीज आपके सॉल्ट की प्रॉपर्टी होती है कि इन वाटर इट हाइड्रोलिसिस, डिसोसिएशन, आयनाइजेशन। ये क्या है? डिसोसिएट, मतलब डिसोसिएट होना, डिसोसिएट का मतलब क्या होता है? ब्रेकिंग इनटू आयंस। आपका कंपाउंड कैटायन और एनायन में ब्रेक हो रहा है, राइट? ये प्रॉपर्टी आपके डबल सॉल्ट की होती है। आप बोलो कि अगर मैं इसको भी पानी में डालूं, जैसे इसको पानी में डालूं, तो K पॉजिटिव अलग हो जाए, Fe2 पॉजिटिव अलग हो जाए और Cn नेगेटिव अलग हो जाए, तो नहीं होगा। ये एक मेजर डिफरेंस है डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट के बीच में। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट अपने सारे सिंपल आयंस में डिसोसिएट नहीं होता है, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, और डबल सॉल्ट अपने सारे सिंपलेस्ट आयंस में डिसोसिएट हो जाता है। समझ रहे डिफरेंस? एक एग्जांपल लेके बताता हूं। अगर मैं यही वाला सॉल्ट लेता हूं KCl.MgCl2.H2O और दूसरा मैं लेता हूं K4FeCN6, ठीक है, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। तो जब आप इसको पानी में डालोगे ना, तो आपको आयंस क्या क्या मिलेंगे? K पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Mg2 पॉजिटिव, और Mg2 पॉजिटिव वाला भी Cl नेगेटिव होगा, एक ही होंगे सारे। ये 3 टाइप के आयंस मिलेंगे। ऑल द atoms have been converted into ions, but इसमें ऐसा नहीं होगा। इसमें सिर्फ आपको 2 ही आयन मिलेंगे, एक K पॉजिटिव और एक FeCN6 का कोड। समझ रहे हो? मतलब हम अगर ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये भी Fe2 में चेंज हो जाए, ये भी Cn नेगेटिव में चेंज हो जाए, तो वो नहीं होता। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स इसी तरह से डिसोसिएट होते हैं। They do not dissociate like double salt. डबल सॉल्ट डिसोसिएशन के बाद अपने सिंपल आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं, बट कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स डू नॉट। क्लियर डिफरेंस? देखो ऊपर, डिफरेंस बिटवीन अ डबल एंड अ कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। डिफरेंस बिटवीन अ डबल एंड अ कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। सानिया समझ में आ रहा है? यस सर। अरे रेडी? लिखना है इसमें नीचे, both double salt as well as complex salt, both double and complex salt, both double and complex salts
are formed by the combination of two or more stable compounds. Two or more stable compounds. Full stop. They differ in the fact that 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 double salts such as कुछ के नाम लिखा रहा हूं डबल सॉल्ट्स के, जैसे एक तो यही हो गया, इसका नाम है कार्नालाइट, CARNALLITE, कार्नालाइट, ब्रैकेट में फॉर्मूला लिख लो KCl.MgCl2.6H2O। Cl में है क्या समझ रहे? KCl.MgCl2.6H2O। एक और लिखना, एक एग्जांपल और लेते हैं, मोहर सॉल्ट, MOHRS, मोहर सॉल्ट, इसका फॉर्मूला लिखना ब्रैकेट के अंदर। ये किसका कहते हैं सॉल्ट है, मैं नाम बता रहा हूं, आप लोग लिख लेना फॉर्मूला, ठीक है। एक होता है, नाम सुनो पहले, एक होता है फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट का फॉर्मूला FeSO4, फेरस सल्फेट, और एक होता है अमोनियम सल्फेट, अमोनियम नॉट एल्यूमिनियम, वो अलग अलग चीज है ना। एल्यूमिनियम आपका Al3 पॉजिटिव होता है, अमोनियम आपका NH4 1 पॉजिटिव होता है। जब ये सल्फेट के साथ कंपाउंड बनाएगा तो क्या बनेगा, NH4 का ट्वाइस SO4 बनेगा, क्रिस क्रॉस करेंगे तो इसका जो पावर रहेगा वो यहाँ आएगा, इसका जो पावर है वो यहाँ आएगा, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, NH4 का ट्वाइस SO, समझ रहे हो क्या? तो FeSO4 डॉट NH4 का ट्वाइस SO4, फॉलो कर रहे हो फॉर्मूला, ये मोहर सॉल्ट का फॉर्मूला लिखा ना, ये भी एक तरह का डबल सॉल्ट है, ठीक है। FeSO4 डॉट NH4 का ट्वाइस SO4 डॉट 6H2O। और एक आप लोग घर में यूज करते हो फिटकरी, तो उसका केमिकल नेम पोटैश एलम होता है ना, फिटकरी जानते हो ना, पानी में डालते हैं, पानी का जितना भी कचरा होता है या धूल मिट्टी होती है ना, वो फिटकरी सोख लेता है, एब्सॉर्ब कर लेता है, एब्सॉर्ब नॉट एब्सॉर्ब, क्या करता है, एब्सॉर्ब, एब्सॉर्ब मतलब अंदर ले लेना, और एब्सॉर्ब मतलब सरफेस में ही रखना, उसको एब्सॉर्ब बोलते हैं। हमारा एक चैप्टर है सरफेस केमिस्ट्री ना, उसका अपन एब्सॉर्प्शन के बारे में पढ़ेंगे। जैसे रुई होती है ना, रुई दोनों काम करती है। आप अगर रुई के ऊपर इंक डाल दो या इंक में रुई को टच करो तो बाहर भी इंक लगेगी और अंदर भी इंक जाएगी, मतलब उसका सरफेस में भी कलर लग रहा है और वो कलर अंदर तक जाता है ना, मतलब एब्सॉर्ब भी हो रहा है और एडसॉर्ब भी हो रहा है, समझ रहे हैं? तो पोटैश एलम भी एक एग्जांपल है आपके डबल सॉल्ट का। तो क्या लिखे, दे डिफर इन द फैक्ट दैट डबल सॉल्ट सच एज कार्नालाइट, मोहर सॉल्ट एक्सेट्रा dissociate into simple ions completely when dissolved in water. They dissociate completely into simple ions when dissolved in water. एक एग्जांपल लिखना नीचे, कार्नालाइट ले लो, क्या है फॉर्मूला, KCl.MgCl2.6H2O, एरो बनाना, फिर KCl.MgCl2.6H2O, एरो बनाए। अब इसको पूरा सिंपलेस्ट एरो के ऊपर H2O लिख दो, हमने इसको पानी में डाल दिया, तो पानी में डालने के बाद क्या होगा, जितना भी KCl था वो सब K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में चेंज हो जाएगा, तो लिख लो K पॉजिटिव प्लस जितना भी MgCl2 था उसमें Mg2 पॉजिटिव निकल जाएगा बाहर, लिख लो Mg2 पॉजिटिव,
और Cl कितने बनेंगे, एक उससे निकला, दो इससे निकला, तो 3Cl नेगेटिव प्लस 6H2। पानी के अंदर है, वो पानी वापस अपना मॉलिक्यूल के पास चला जाएगा। तो इसमें क्या हुआ, सारे के सारे आपके सिंपल आयंस में ब्रेक हो गए डबल सॉल्ट। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में लिखना, ऑन द अदर हैंड, on the other hand, in complexes, when I say complexes मतलब I am talking about coordination compounds, जैसे ये वाला K4FeCN6, that is a complex। ठीक है, whereas on the other hand in complexes the complex ion almost does not dissociate, the complex ion almost does not dissociate। समझ रहे हैं, तो ऑलमोस्ट क्यों बोल रहे हैं? कुछ आयंस निकल जाते हैं बाहर, कुछ नहीं निकलते। जैसे 6Cl नेगेटिव है ना, तो 6 में हो सकता है 3-4 निकल जाएंगे, 2 अभी की वही है। ठीक है, इसलिए ऑलमोस्ट क्या, कुछ के नहीं होते डिसोसिएट। ठीक है, तो क्या लिखें, इन कॉम्प्लेक्सेस द कॉम्प्लेक्स आयन, मतलब ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वाली एंटाइटी है ना, ये कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होती। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल K4FeCN6, किसी को उठाना, K4 को बाहर रखना और FeCN6 को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। फॉर एग्जाम्पल K4FeCN6, whose formula can be written like a double salt, मतलब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, देखो FeCN2.4KCN, ऐसा भी लिखा जा सकता है। नहीं, इसी को अपन डबल सॉल्ट मतलब एक सॉल्ट दो सॉल्ट ऐसा बता रहे हैं। ठीक है, एक सॉल्ट ये हो गया, दूसरा सॉल्ट ये हो गया, जस्ट लाइक डबल सॉल्ट अपन इसको भी लिख रहे हैं। बट आप अगर सोचो कि पानी में डालने के बाद इसका भी डिसोसिएशन डबल सॉल्ट जैसा होगा, तो ऐसा नहीं। ठीक है, तो व्हिच कैन बी रिटन लाइक डबल सॉल्ट, ऐसा लिख लेना। डिसोसिएट्स कॉमा डाल के, डिसोसिएट्स टू गिव K positive and FeCN6 4 negative, K positive and FeCN6 4 negative। ठीक है, ये अपने Fe2 पॉजिटिव और Cn नेगेटिव में ब्रेक नहीं होते। मतलब अगर आप सोचो कि मैं इसका Fe2 पॉजिटिव टेस्ट करूं, तो हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि Fe2 पॉजिटिव तो बन ही नहीं रहा है। आप लोग 11th में कुछ प्रैक्टिकल्स पढ़े होंगे या करे होंगे, उसमें बहुत सारे आयंस का टेस्ट होता है कि अगर आपके सॉल्ट में ये आयन प्रेजेंट है तो आप कैसे पहचानोगे। उन्होंने करा ब्राउन रिंग टेस्ट करे, नाइट्रेट का टेस्ट होता है, टेस्ट ट्यूब में ब्राउन रिंग बन जाती है। दिस शोज, हाँ मतलब उसके आजू बाजू में, हाँ अगर कोई नाइट्रेट आयन होगा आपके सोल्यूशन में, तो ब्राउन रिंग टेस्ट से उसको चेक किया जा सकता है कि वेदर दैट पर्टिकुलर सॉल्ट इज हैविंग नाइट्रेट और नॉट। एक्चुअली प्रैक्टिकल में ऐसे ही होता है। आपको क्या, आप आओगे सुबह, आपको एक पुड़िया दे देंगे, है ना, उस पुड़िया में व्हाइट कलर का सॉल्ट होगा, तो आपको बोलेंगे बताओ ये सॉल्ट कौन सा है। ऐसा ही व्हाइट कलर का सॉल्ट इनको भी मिलेगा, आपको भी मिलेगा, आपको भी मिलेगा, आपको भी मिलेगा, चारों का व्हाइट कलर का सॉल्ट है, बट चारों का सॉल्ट अलग अलग। समझ रहे, तो आपको अलग अलग टेस्ट करके देखना पड़ेगा कि इसमें कौन सा कैटायन है, कौन सा एनायन। तो देयर आर सेवरल टेस्ट फॉर एवरी कैटायन एंड एनायन। समझ रहे, तो मैंने अभी जब ब्राउन रिंग टेस्ट बताया ना, दैट इज अ टेस्ट फॉर नाइट्रेट आयन। समझ रहे, तो अगर आप सोचो कि मैं इसमें Fe2 पॉजिटिव का टेस्ट कर पाऊं, तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसमें से Fe2 पॉजिटिव तो बन ही नहीं रहा है। Fe2 पॉजिटिव है पर वो डिसोसिएट नहीं हो रहा है ना, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स एंटाइटी है, एंड कॉम्प्लेक्स एंटाइटी ऑलमोस्ट डज नॉट डिसोसिएट इन वाटर। वही डबल सॉल्ट में कंप्लीट डिसोसिएशन हो जाता है। ये एक मेजर डिफरेंस है डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट के बीच में। क्लियर है? चलो चलिए, मेन एक हेड डालना, सब इंपॉर्टेंट टर्म्स, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स समझते हैं।
जो हमें आगे इस चैप्टर भर में यूज होंगे, जिसमें अपन दो टर्म देख चुके हैं, एक कॉम्प्लेक्स एंटाइटी, द थिंग विच इज रिटन इनसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट, उसको अपन क्या बोल रहे हैं, कॉम्प्लेक्स एंटाइटी या कोऑर्डिनेशन एंटाइटी, और जो ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ उसको क्या बोल रहे हैं अपन, काउंटर आयन। अब ब्रैकेट के अंदर भी दो चीजें हैं, क्या है दो चीजें, हाँ, एक सेंट्रल एटम है और दूसरा लाइगेंड है, ये बता दो ना। अगर आप FeCN6 लिख रहे हो तो ये आपका सेंट्रल एटम है और ये आपका लाइगेंड है। दैट लाइगेंड कैन बी अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल जिसके पास लोन पेयर होगा, वाटर, अमोनिया इज एन एग्जांपल, और इट कैन बी अ एनायन लाइक Cn नेगेटिव, अभी हमने देखा, समझ रहे हैं ना। न्यूट्रल मॉलिक्यूल में एक एग्जांपल और देखे थे, CO, निकल वाला एक एग्जांपल देखे थे ना, NiCO6 वाला एक एग्जांपल था ना, सबसे पहला अपन वही लिखे ना, तो वो आपका न्यूट्रल मॉलिक्यूल था। वाटर भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, अमोनिया भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, Cn नेगेटिव एक एनायनिक लाइगेंड है। तो लाइगेंड्स भी अपन इसमें लिखते हैं, लाइगेंड्स क्या होते हैं, तो ये सारे टर्म्स अपन ना ये वाले हेडिंग में डिफाइन करेंगे, इसमें क्या क्या टर्म्स होते हैं। हमारे सिंपल एंड में दो ही टर्म था, कैटायन, एनायन, बस। इसमें थोड़ा ज्यादा टर्म्स है, पहला लिखना लाइगेंड एंड सेंट्रल मेटल एटम और आयन। पहला टर्म है लाइगेंड, और इस दोनों चीजें इसी में पढ़ लेंगे, लाइगेंड एंड, ये आपके स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर की चीजें हैं, लाइगेंड एंड सेंट्रल मेटल एटम भी हो सकता है वो, या आयन भी हो सकता है। जैसे वो FeCN6 वाले में Fe2 पॉजिटिव था ना, Cn-1 होता है, तो वो आपका मेटल आयन है, समझ में आ रहा है। चलो का डेफिनेशन लिखते हैं, कितना नीचे, द डोनर एटम, द डोनर एटम्स, द डोनर एटम्स कॉमा मॉलिक्यूल्स और एनायन, ये तीनों डोनेट कर सकते हैं। एटम भी डोनर हो सकता है, मॉलिक्यूल भी डोनर हो सकता है, या एनायंस भी डोनर हो सकता है। तीनों लिख लिए ना, एटम, मॉलिक्यूल्स और एनायंस which donate a pair of electrons, which donate a pair of electrons, किसको डोनेट करेगा, लाइगेंड तो यही है जो डोनेट कर रहा है, जो डोनेट करता है वो लाइगेंड है ना, पढ़ो ना अच्छे डेफिनेशन। The donor atoms, molecule or anions which donate a pair of electron to the metal atom, to the metal atom or ion, and form a coordinate bond, and form a coordinate bond, and form a coordinate bond are called ligands, are called ligands। FeCN6 में Cn आपका लाइगेंड है, Fe आपका सेंट्रल एटम है। एम आई क्लियर, समझ में आ रहा है आपको तो? हाँ, आर कॉल्ड लाइगेंड्स, फुल स्टॉप। लाइगेंड्स आपका ये FeCN6, ये Fe सेंटर में रहेगा, Cn6 चारों तरफ से आ रहे हैं ना, एक ये Cn आया, ये दूसरा Cn आया, ये तीसरा, ये चौथा, एक ऊपर से आएगा, एक नीचे से आएगा, होगा ना 6 Cn6। ये सभी आपके Fe को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं, राइट। तो ये हो गया सेंटर में, इसका नाम सेंट्रल एटम है या आयन, सेंट्रल एटम या आयन, और ये सब डोनेट कर रहे हैं तो दे आर लाइगेंड्स। उल्टा ये वाले पे नहीं, पर कोई और सेंट्रल एटम कभी नहीं देगा, सेंट्रल एटम ही तो ट्रांजिशन एलिमेंट है जिसके पास खाली d ऑर्बिटल है, तो वो तो बैठा है लेने के लिए। वाला भी देखते हैं, तो उसमें भी तो n दे रहा है ना। हाँ, अच्छा सेंट्रल एटम वहां पे वो, हाँ वो भी हो सकता है, पर वो कॉम्प्लेक्स नहीं है, हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की बात कर रहे हैं, वो एक कॉम्प्लेक्स बॉन्ड बना रहा है, बट दैट इज नॉट अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ये होगा, ठीक है।
वहां पे कोई सेंट्रल एटम नहीं है, एक्चुअली नाइट्रोजन तो एक नॉन मेटल है, ठीक है। चलिए फुल स्टॉप डाल के लिखना, द मेटल एटम और आयन, द मेटल एटम और आयन, द मेटल एटम और आयन to which these ligands are attached, the metal atom or ions to which these ligands are attached is called central metal atom or ion. Central metal atom or ion. ठीक है, तो मेटल एटम के बारे में तो और ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, लाइगेंड्स के टाइप पढ़ेंगे हम। तो नीचे लिखना, द लाइगेंड्स में बी सिंपल, लाइगेंड्स और सेंट्रल एटम समझ में आ रहा है क्या है। ब्रैकेट वाले एंटाइटी के अंदर दो चीजें होती हैं, एक सेंट्रल एटम जिसके पास खाली डी ऑर्बिटल है, वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, तो कोई ऐसा होना चाहिए ना जो उसको डोनेट कर सके, तो उन्हीं डोनर एंटाइटीज को हम लाइगेंड्स कहते हैं। अब वो एंटाइटीज नेगेटिव हो सकती हैं, न्यूट्रल हो सकती हैं, सिंगल एटम हो सकती हैं, समझ रहे हैं। मुझे लिखना, द लाइगेंड्स में बी सिंपल आयंस, द लाइगेंड्स में बी सिंपल आयंस such as Cl negative, such as Cl negative, Cl negative is a ligand, उसके पास lone pairs है, ठीक है। कॉमा स्मॉल मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, कॉमा स्मॉल मॉलिक्यूल्स such as water H2O, such as H2O, comma NH3, comma large molecules such as ethane 1,2 diamine, ethane 1,2, इथेन के बाद डैश लगा रहे हो ना, इथेन डैश 1,2 डाइअमाइन। देखो इसका फॉर्मूला क्या होगा समझ लो ना, इथेन को जानते हैं ना क्या होता है, इथेन मतलब 2 कार्बन बना दो ऐसे, है ना। अब 1,2 बना मतलब ये 1 होगा, ये 2 होगा, या ये 1 होगा, ये 2 होगा, ठीक है। मतलब है ये 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं। इसमें लगा है अमाइन, अमाइन क्या होता है NH2, NH3 तो अमोनिया होता है, ठीक है। अमाइन क्या हो गया NH। अब बाकी जगह क्या आ जाएगा, हो गया ठीक है। तो उसका नाम होता है इथेन 1,2, दोनों अमाइन है इसलिए डाई अमाइन, ना डाई प्रीफिक्स, अगर दोनों जगह Cl होता तो डाई क्लोराइड, वैसे ही 1,2 डाई अमाइन। अब इसमें कैसे आपके ये लार्ज, एक तो ये दिखने में बड़ा मॉलिक्यूल, H2O छोटा मॉलिक्यूल था ना, अमोनिया भी छोटा मॉलिक्यूल था, H2O में ऑक्सीजन के पास लोन पेयर्स हैं, अमोनिया में नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, समझ रहे हैं यहाँ तक। इसमें भी नाइट्रोजन है ना, नाइट्रोजन एक बॉन्ड इसके साथ बनाया, 2 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बना रहा है, तो अभी भी तो एक लोन पेयर है जैसे इसके साथ था। इस नाइट्रोजन में और इस नाइट्रोजन में क्या फर्क है, ये नाइट्रोजन तीनों कोवेलेंट बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ ही बना रहा है, बट यहाँ वाला नाइट्रोजन 2 कोवेलेंट बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बना रहा है और 1 कोवेलेंट बॉन्ड कार्बन के साथ बना रहा है, समझ रहे हैं। एक लोन पेयर तो यहाँ भी खाली है, क्या भी खाली है, हमें क्लियर। तो ये होता है आपका एक लार्जर मॉलिक्यूल। तो अगर ध्यान से देखोगे ना तो ये 2 लोन पेयर डोनेट कर सकता है, समझ रहे हैं। मतलब ये जब अटैच होगा ना, इसको अपन डाइडेंटेट बोलते हैं, 2 दांत है इसके पास, ये इधर से भी अटैच करेगा और इधर से भी अटैच करेगा। मेटल एटम में ये जाएगा ना जब मेटल एटम में, तो ये भी नाइट्रोजन एटम सेंट्रल एटम को, ये आपका सेंट्रल एटम है समझ लो, जब ये जाएगा ना उसके पास तो ये भी डोनेट करेगा, ये भी डोनेट करेगा, समझ रहे हो। तो कोई मेटल एटम, ध्यान से सुनना, एक चीज पूछने वाला हूँ,
कोई मेटल एटम अगर 6 लाइगेंड के साथ कनेक्टेड है, मान लो जैसे कि Fe अभी CN6 के साथ कनेक्टेड था ना, 6 साइनाइड थे, हर साइनाइड एक एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा था, ध्यान देना। तो 6 होता है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या होता है? नेबर्स। Fe के अराउंड कितने CN है? 6 है, तो यही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर है। अब अगर यही Fe इस इथेन 1,2 डाइयामाइन के साथ कंबाइन किया तो कितने इथेन 1,2 डाइयामाइन आएंगे उसके साथ? हाँ, मेरा क्वेश्चन समझ रहे हो? Fe का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 था, इसलिए साइनाइड 6 आया, क्योंकि हर साइनाइड एक एक पेयर ही दे रहा है ना। बट इथेन 1,2 डाइयामाइन तो दो दो पेयर देगा, तो कितने इथेन डाइयामाइन कनेक्ट होंगे आपके इससे? 3 से काम हो जाएगा। उसकी रिक्वायरमेंट क्या थी? 6 पेयर। रिक्वायरमेंट क्या थी? 6 पेयर। अब 6 लोग आके एक एक पेयर दे या 3 लोग आके दो दो पेयर दे, इसका तो काम हो रहा है ना, अपना काम बनता, व्यक्ति का काम हो रहा है। अब वो 3 से हो या 6 से हो, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर तो सेटिस्फाई हो रहा है ना। एक्चुअली ना इसको अपन सेकेंडरी वैलेंसी बोलते हैं। आप लोग वैलेंसी सुनो, क्या होता है वैलेंसी? क्या, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वैलेंसी? It is the combining capacity of any atom. MgCl2 ही क्यों बनाया? Cl3 क्यों नहीं बना रहा है ये? या Cl5 क्यों नहीं बना रहा है ये? क्योंकि जरूरत ही नहीं है ना, उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी ही ये है। उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन थे एक्स्ट्रा आखिरी शेल में, 2,8,2, याद है? मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12। कॉन्फ़िगरेशन पुराना वाला है, ये था 9th वाला कॉन्फ़िगरेशन। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो ये Mg2 पॉजिटिव बन के स्टेबल हो गया है, और ये 2 इलेक्ट्रॉन एक एक क्लोराइड ही ले सकते हैं, क्लोरीन ही ले सकते हैं, क्योंकि एक क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, दूसरे को भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, हो गए 2 Cl नेगेटिव। तो इन दोनों कॉम्बिनेशन से MgCl2 भी बन सकता है। तो कंबाइनिंग कैपेसिटी मैग्नीशियम की 2 ही है, तो इसको अपन प्राइमरी वैलेंसी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? प्राइमरी वैलेंसी। और एक होती है सेकेंडरी वैलेंसी, जो आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स की होती है, इसलिए वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हैं, मतलब उनका इससे पेट नहीं भरता है। प्राइमरी वैलेंसी से सेंट्रल एटम का पेट नहीं भरता है, तो इसलिए वो अपने एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स में किसी और से इलेक्ट्रॉन लेके और बॉन्ड्स बनाता है, जिसको अपन कोऑर्डिनेट कंपाउंड बोलते हैं। हाँ, वो बन सकता है, बट सामने एलिमेंट क्या है वो भी डिपेंड करता है, वो तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स हो गई 1, 3, 5, 7 बनाता है। ठीक है, चलो मैं सेकेंडरी वैलेंसी के बारे में और कुछ आप लोगों को बाद में बताऊंगा, अभी ये समझ में आ गया। और इसके कारण मैंने जो आपको एग्जांपल बताया कि FeCl के साथ 6 कनेक्ट होगा, बट ये वाला जो कंपाउंड है 3 में काम हो जाएगा, क्योंकि ये डाइडेंटेट है। क्या है? डाइडेंटेट। इसके पास 2 दांत है, डेंट मतलब दांत होता है ना, डेंटिस्ट दांत, 2 जगह से ये सेंट्रल एटम पे वार कर सकता है। वैसे एक और इधर कनेक्ट हो जाएगा, इधर एक इधर, हो गया आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन गया। समझ रहे हैं? ओके, इसको ना शॉर्ट फॉर्म में बार बार इतना लिखने से वजह ना अपन EN लिख देते हैं। EN का मतलब वही होता है इथेन 1,2 डाइयामाइन, EN शॉर्ट में। बार बार इतना बड़ा नाम थोड़ा लिखूंगा मैं ब्रैकेट के अंदर, मतलब इसको लिखूंगा कैसे? फिर मैं Fe के अंदर एक ब्रैकेट के अंदर EN लिख दूंगा। समझ रहे हो? चलो, तो क्या लिखे आप लोग? कॉमन लार्ज मॉलिक्यूल्स इथेन 1,2 डाइयामाइन, ब्रैकेट में उसका फॉर्मूला लिख लेना, NH2 CH2 CH2 NH2, NH2 CH2 CH2 NH2, ऐसे घुमा लो या ऐसे घुमा लो, इसी सीक्वेंस में नाम लिखना है इसका, NH2 CH2 CH2 NH2, NH2 CH2 CH2 NH2। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर देना। नीचे नोट करके एक पॉइंट लिखना, नोट द लाइगेंड्स आर लेवाइस बेसिस। लेवाइस का कंसेप्ट याद है? एसिड बेस का। अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग कंसेप्ट दिया था,
एरिनियस का कंसेप्ट क्या था? एसिड्स वो होंगे जो H पॉजिटिव लिबरेट करेंगे और बेसिस वो होंगे जो OH नेगेटिव लिबरेट करेंगे. दिस वाज द कंसेप्ट ऑफ एरिनियस. सुना नाम? फिर लेवाइस आए, उन्होंने बोला बेसिस वो होंगे जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं और एसिड्स वो होंगे जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स, इलेक्ट्रॉन डोनर्स. फिर इनका देखा देखी ब्रॉन्स्टेड आए, उन्होंने अपना एक और कंसेप्ट दिया कि प्रोटॉन, उन्होंने प्रोटॉन के रेस्पेक्ट में दिया कि एसिड्स प्रोटॉन डोनर्स होंगे, बेस प्रोटॉन एक्सेप्टर्स. समझ आ रहा है? तो लेवाइस का कंसेप्ट क्या था? इलेक्ट्रॉन डोनर्स आर बेसिस, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स आर एसिड्स. तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डोनेट कौन कर रहा है? लाइगेंड्स. लाइगेंड्स कर रहे हैं. और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कौन कर रहा है? सेंट्रल एटम. समझ आ रहा है? तो नोट में मैं वही लिखवा रहा हूं कि द लाइगेंड्स आर लेवाइस बेसिस, ligands are Lewis bases, whereas central atom is Lewis acids. ठीक है. अभी वो डाइडेंटेट के बारे में कुछ लिखे नहीं तो नेक्स्ट टाइम में लिखना. The ligand may contain, ये नोट हो गया ना, नोट में एक ही पॉइंट था. अब अगला अपन ligands के टाइप लिखते हैं, लिखना इसमें. The ligands may contain one or more than one donor atom. आप लोग को एम्बीडेंटेट याद है? अपन एम्बीडेंटेट कुछ पढ़े थे अभी बीच में हाल ही में, न्यूक्लियोफाइल. एम्बीडेंटेट और डाइडेंटेट का अंतर समझ रहे हो आप लोग? एम्बीडेंटेट और दोनों रिएक्ट कर रहे हैं, एम्बीडेंटेट में दोनों साइड से डाइडेंटेट. जैसे देखो CN, ध्यान से देखना इधर, CN नेगेटिव भी एक तरह का, इसको अपन एम्बीडेंटेट न्यूक्लियोफाइल बोले थे. और अभी हमने EN को डाइडेंटेट लाइगेंड बोला, इथेन 1,2 डाइअमाइन. इसमें क्या था ना, दोनों नाइट्रोजन अलग अलग थे और दोनों के पास अलग अलग पेयर था. तो ये दोनों साइमल्टेनियसली दे पा रहे थे. साइमल्टेनियसली समझते हैं ना, एक ही टाइम को. बट इसके साथ क्या होगा? अगर ये दे रहा है तो ये नहीं दे पाएगा, और अगर ये दे रहा है तो ये नहीं दे पाएगा, क्योंकि ये तो रेजोनेंस के कारण ही इलेक्ट्रॉन पेयर कभी यहां है या कभी यहां है. एम्बीडेंटेट का मतलब हो गया अगर मैं यहां से भी अटैचमेंट कर सकता हूं, मैं यहां से भी कर सकता हूं, और मैं यहां से कर रहा हूं तो मैं यहां से नहीं कर पाऊंगा, और अगर मैं यहां से कर रहा हूं तो मैं यहां से नहीं कर पाऊंगा. अपन एम्फीबियंस को भी इसलिए डिफाइन करते हैं, लेकिन आइदर लिव ऑन लैंड और एज वेल एज इन वाटर. बट एक टाइम में तो या तो वो लैंड में या तो पानी में रहेंगे ना. पानी में है तो पानी में रहेंगे, तब लैंड में नहीं रह सकते, और जब वो चल के लैंड में चले गए तब वो लैंड में है, तब वो पानी में नहीं रह सकते. तो एम्बीडेंटेट का मतलब क्या हुआ? एक बार में वो एक ही तरफ से बॉन्ड बनाए. और इसमें क्या है? साइमल्टेनियसली दोनों बना सकते हैं. तो ये डाइडेंटेट है और ये एम्बीडेंटेट है. डिफरेंस समझ में आ रहा है दोनों में? ये एक साथ साइमल्टेनियसली दो एटम, दो डोनेट नहीं कर सकता पेयर, बट ये एक साथ साइमल्टेनियसली दो पेयर डोनेट कर सकता है. ये डिफरेंस है एम्बीडेंटेट और डाइडेंटेट. समझ रहे हैं? The ligands may contain one or more than one donor atom. लिख लियो ये लाइन. The ligands may contain one or more than one donor atom. जैसे इसमें दो डोनर एटम है ना, इसमें दो डोनर एटम है. साइनाइड में एक ही डोनर एटम है एक बार में, तो उसको कहेंगे यूनिडेंटेट, ये कहलाएगा डाइडेंटेट. ठीक है. वन और मोर डोनर एटम, फुल स्टॉप. इफ ओनली वन डोनर एटम इज प्रेजेंट, if only one donor atom is present, if only one donor atom is present, it is called as unidentate. Unidentate, D-E-N-T-A-T-E, or monodentate, only one tooth. Unidentate और मोनोडेंटेट. एग्जांपल इसके आप लोग लिख सकते हो, अमोनिया NH3 एक यूनिडेंटेट है, H2O भी यूनिडेंटेट है, CN नेगेटिव भी यूनिडेंटेट है. ठीक है.
क्लियर है? नेक्स्ट लाइन में लिखा द लाइगेंड may contain two donor atoms. The ligand may contain two donor atoms. Then it is called bidentate. Bi या डाई दोनों का मतलब टू ही होता है ना, अलग अलग लैंग्वेज में लैटिन और ग्रीक बाई डाई, ठीक है? बाइडेंटेट और डाइडेंटेट फॉलो कर रहे हो ना सब? बाइडेंटेट और डाइडेंटेट एग्जांपल लिखना। एक तो वही इथेन 1,2 डाइअमाइन जो पीछे लिखे थे, इथेन 1, आप लोग पीछे उसका स्ट्रक्चर नहीं बनाए होंगे ना, यहाँ बना लेना। इथेन 1,2 डाइअमाइन बना लो स्ट्रक्चर इसका। ये कार्बन अणु का नंबर मत लिखना, इथेन 1,2 डाइअमाइन 9 लिख लेना, ब्रैकेट में EN भी लिख लेना, याद रहेगा कि इसको अपन शॉर्ट फॉर्म में EN बोलते हैं। देखो ये समझोगे ना पूरा टर्म्स, तभी आपको नॉमेनक्लेचर समझ में आएगा, ये समझना जरूरी है। एक और एग्जांपल लिखना EN के अलावा। ये किस टाइप का मॉलिक्यूल है, मतलब ये मॉलिक्यूल है कि एनायन? सिंपल मॉलिक्यूल है ना, यहाँ पे कहीं आपको चार्ज दिख रहा है क्या? जैसे अपन ने Cn नेगेटिव वाला एग्जांपल लिखा तो मैं लिखवाया ना Cn नेगेटिव। H2O एक सिंपल मॉलिक्यूल है, NH3 भी एक सिंपल मॉलिक्यूल है, बट साइनाइड एक एनायन है। EN भी एक सिंपल मॉलिक्यूल है। लिगेंड्स कैन बी सिंपल मॉलिक्यूल, लिगेंड्स कैन बी एनायन। समझ में आ रहा है आपको? लिगेंड्स कैन बी सिंपल मॉलिक्यूल, लिगेंड्स कैन बी एनायन। तो दो जगह से है नहीं ना, एक बार में एक ही से अटैच करेगा ना। सेंट्रल एटम अगर यहाँ पे है तो ये ऐसा अटैच कर देगी, ऐसा अटैच नहीं कर पाएगा। चलो ओके, एक और एग्जांपल लिखवा रहा था मैं, लिखना ऑक्सलेट आयन। ऑक्सलेट आयन, इसको ना शॉर्ट फॉर्म में ऑक्स बोलेंगे अपन, OX वाला ऑक्स। ऑक्सैलिक एसिड सुने? ऑक्सैलिक एसिड क्या होता है? ऑक्सैलिक एसिड COOH, COOH, इसको ऑक्सैलिक एसिड बोलते हैं। इसी से ऑक्सलेट आयन बना है। यहाँ का H पॉजिटिव चला गया, यहाँ का भी H पॉजिटिव चला गया, क्या बचा? COO नेगेटिव, COO। समझ रहे हैं? दिस इज ऑक्सलेट आयन। अभी पीछे जो नाम लिखे हो ना, इसका स्ट्रक्चर बना लो। ये ऑक्सैलिक एसिड से, जैसे एसिटिक एसिड से एसिटेट आयन आता है ना, एसिटेट आयन समझते हैं ना? एसिटिक एसिड क्या होता है? CH3COOH, H पॉजिटिव निकला तो क्या बचा? एसिटेट। जैसे ये हो जाएगा ऑक्सलेट। समझ रहे हैं? ऑक्सलेट आयन के पास भी देखो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, दोनों आपके इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकते हैं आपके मेटल एटम। इस टाइप का ना ये रिंग बना देते हैं, ठीक है? घेर लिया ना उसको दोनों साइड से। अगर कोई एक रहेगा तो एक ही साइड से घेर पाएगा ना, अगर 2 हाथ से पकड़ेगा तो घेर लेगा। इसको अपन टाइलेट रिंग बोलते हैं। मैं लिख पा रहा हूँ उसके नीचे, वहां पर लिखना नीचे। These type of ligands form a ring known as Thylate rings. THELATE. Thylate ring, and the property is known as chylation. CHELATION. ठीक है? अब जैसे डाइडेंटेट है ना, वैसे ही ट्राइडेंटेट भी हो सकते हैं, टेट्राडेंटेट भी हो सकते हैं। एक आध एग्जांपल उनके भी लिखते हैं, नीचे लिखना। Similarly, we have tridentate.
Similarly, we have tridentate, comma, tetradentate, comma, hexadentate, या इन जनरल अपन क्या बोल सकते हैं, पॉलीडेंटेट. वेरी गुड. और इन जनरल पॉलीडेंटेट लाइगेंड्स, पॉलीडेंटेट लाइगेंड्स. ओके. एक हेक्साडेंटेट जो पॉपुलर लाइगेंड है उसका नाम मैं लिखवा रहा हूं, आप लोग लिखना नीचे. एक एग्जांपल ऑफ हेक्साडेंटेट लाइगेंड इज, एग्जांपल ऑफ हेक्साडेंटेट लाइगेंड इज, शॉर्ट फॉर्म लिखना पहले उसका, EDTA, कैपिटल E, कैपिटल D, कैपिटल T, कैपिटल A, EDTA. फुल फॉर्म लिखना है इसका ब्रैकेट में, इथिलीन, इथिलीन डाइअमाइन, इथिलीन डाइअमाइन, सॉरी डाई, इथिलीन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेट, इथिलीन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेट. इथिलीन डाइअमाइन, अब यहाँ NH2 होना चाहिए था, पर वो तो फिर हमारा पिछला जैसा हो जाता है ना, इथेन 1,2 डाइअमाइन. अगर यहाँ मैं NH2 कर दूं तो ये और पिछला वाला सेम हो जाएगा ना, बट यहाँ पे फॉर्मूला ऐसा नहीं है. इथिलीन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेट, 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 एसीटेट. कितने सेंटर्स हैं देखो, 1 2 3 4 6. समझ रहे हो, हेक्साडेंटेट. ये तो इसका फिगर बना लो. किसी में जुड़ेगा तो बहुत बड़ा कंपाउंड भी बड़ा बनता है. तो ऐसे टाइप के लाइगेंड्स को ना काइलेट लाइगेंड्स बोलते हैं. तो देखिए ना, काइलेट का डेफिनेशन कि जो ऐसे 2 या 3 या 4 से कनेक्ट होते हैं ना, तो ये मेटल को अच्छा टाइटली पकड़ लेते हैं, तो ये ज्यादा स्टेबल होंगे. आया ना ये ट्राई, टेट्रा, हेक्सा, ये सब आपके काइलेट लाइगेंड्स कहलाएंगे, जो ऐसे काइलेटिक रिंग बना देते हैं मेटल के साथ. एंड दीज कंपाउंड्स आर मोर स्टेबल देन यूनिडेंटेट, बिकॉज वो ज्यादा टाइटली पकड़ के रखते हैं आपके सेंटर आकर. ठीक है, तो उसके लिए एक लाइन लिखना नोट में, काइलेटिंग लाइगेंड्स, CHELATING, काइलेटिंग लाइगेंड्स, काइलेटिंग लाइगेंड्स form form more stable complexes, more stable complexes than the unidentate ligands. Than the unidentate ligands. Full stop. That is greater the denticity. Denticity मतलब कितना वो ग्रुप अटैच हो रहा है. Greater the denticity of the ligand, जितने ज्यादा डार्क होंगे उतना ज्यादा स्टेबल होगा कॉम्प्लेक्स. Greater the density of the ligand, more complex is the, sorry, more stable is the complex. Greater the density of the ligand, more stable is the complex. लाइन समझ में आ रही है? ठीक है, लास्ट बस एक डेफिनेशन में एंड करते हैं अपन क्लास आज की. एम्बीडेंटेट लाइगेंड्स. तो मैंने आप लोगों को बता दिया है कि एम्बीडेंटेट और डाइडेंटेट में क्या अंतर है. डाइडेंटेट साइमल्टेनियसली एक साथ 2 पेयर दे देगा,
बट एम्बीडेंटेट अगर एक साइड से दे दिया तो दूसरे साइड से नहीं दे पाएगा, ठीक है। तो एम्बीडेंटेट लाइगेंड्स, इसका भी डेफिनेशन लिख लो, हाइफन डाल के लिखना। यूनिट, ये तो एक तरह के यूनिडेंटेट ही हुए ना फिर, क्योंकि एक बार में तो एक ही तरफ से अटैच हो पा रहे हैं। भले एक और पेयर बन सकता था, बट फिर अगर वो बनेगा तो ये नहीं बन पाएगा, तो कहलाएंगे तो ये यूनिडेंटेट, ठीक है। तो यूनिडेंटेट लाइगेंड्स कंटेनिंग more than one coordinating atoms. Unidentate ligands containing more than one coordinating atoms. मतलब उसके पास ऐसा है कि अगर C नहीं बॉन्ड बना पा रहा है तो N बना सकता है, C बीमार है तो N बना सकता है, N बीमार है तो C बना सकता है, पर दोनों एक साथ नहीं बना सकते। तो unidentate ligands containing more than one coordinating atoms are called ambidentate ligands. Are called ambidentate ligands. Are called ambidentate ligands. इसके कुछ एग्जांपल लिखना। फॉर एग्जांपल NO2 1 नेगेटिव, NO2 1 नेगेटिव can coordinate through either nitrogen or oxygen. Nitrogen or oxygen. Common डाल के CN negative through carbon or nitrogen. और एक और लिखना SCN नेगेटिव, S लगता तो थायो वाला याद है, मैं बताया था ना कि कहीं S लगता तो थायो हो जाता है। तो SCN negative can coordinate through either sulfur or nitrogen. Either sulfur or nitrogen. ठीक है। Done? तो आज की क्लास में बेसिकली ना हमने बस यही पढ़ा है कि लाइगेंड्स क्या होते हैं, सेंट्रल एटम क्या होता है, इन दोनों को अपन स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डालते हैं तो उसको अपन कॉम्प्लेक्स एंटाइटी बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स एंटाइटी काउंटर आयन के साथ मिलकर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है, समझ रहे हैं। कॉम्प्लेक्स एंटाइटी कैन बी पॉजिटिवली चार्ज्ड, कैन बी नेगेटिवली चार्ज्ड, कैन बी न्यूट्रल। लाइगेंड्स कैन बी नेगेटिवली चार्ज्ड, लाइगेंड्स कैन बी न्यूट्रल। लाइगेंड्स कैन बी यूनिडेंटेट, बाइडेंटेट, ट्राई, टेट्रा, पॉली, सबके एक एग्जांपल याद रखो, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में कुछ डेफिनेशंस तो बच गए ना, वो मैं लिखवाऊंगा, फिर अपन नॉमेनक्लेचर चालू करेंगे, ठीक है। फिर अपन ना बाद में थ्योरी पढ़ेंगे। जैसे आप लोगों को याद है, आप लोगों ने VBT MOT पढ़ा है ना, ये सिंपल मॉलिक्यूल्स के लिए था, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी।